हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक तो जी20 के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात हो रही है इधर पाकिस्तान के अंदर भी, और यकीनन हिंदुस्तान क्योंकि उसको होस्ट कर रहा है तो वहाँ पे भी बात होती होगी। इसके साथ-साथ कश्मीर की क्या सिचुएशन है, अमरनाथ यात्रा भी हो रही है और कुछ और चीज़ें भी हो रही है सिक्योरिटी के हवाले से भी, और दूसरा ये है कि एनकाउंटर्स वगैरह और ये चीज़ें भी बहुत हमें देखने को मिल रही है। उदयपुर का वाक़या हुआ है, एक अफ़सोसनाक वाक़या। मेरा ख़्याल जो भी इंसान होगा उसको कंडेम करेगा और करना भी चाहिए। इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे, और कुछ ट्विटर के हवाले से कुछ चीज़ें हमें हिंदुस्तान से की तरफ से मिल रही है, गालिबन पाकिस्तान एम्बेसी वगैरह, और इसको तो इस पे भी कोशिश करेंगे, अगर कवर हो सका तो बात करेंगे। लेकिन मेन मुद्दा हमारा कश्मीर की जो सिचुएशन है वो है, और जी20 वहाँ पे हो रहा है दिसंबर 2022 में, तो वो हमारा मेन टॉपिक है। और टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज मुझे ज्वाइन कर रही है बहुत लंबे समय के बाद याना मीर साहिबा। आप सब जानते हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच याना फॉर ज्वाइनिंग द शो। Thank you. Assalamu alaikum, Fakar Yusufzai Saab, and all your viewers. थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। या ना जी, एक तो जी20, क्योंकि आप कश्मीर को कवर भी करती हैं, आप कश्मीर में रहती भी हैं, बहुत सारा आपने काम किया हुआ है। मतलब पाकिस्तान तो कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, तो इस पे आप अपना टेक दे दीजिएगा जो भी आप बताना चाहती है। सेकेंडली, एज ए कश्मीरी, आप वहाँ की शहरी हैं, सिटीजन हैं, या बाकी लोग, क्या वो इस बारे में कहते हैं कुछ कि नहीं जी, नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? क्योंकि ठीक है, हम पाकिस्तान तो यहाँ से ये बात करें, लेकिन वहाँ के लोकल्स क्या कह रहे हैं इस हवाले से? दो दो सवाल एक सवाल में आपने पूछ लिया। तो फर्स्ट सवाल ये है, पाकिस्तान जो G20 के बारे में बोलता है। देखिए, पाकिस्तान बहुत कुछ बोलता है, सुनता कौन है? उन्होंने ये भी बोला था कि इसराइल को हम कंट्री नहीं मानते। सुनता कौन है? इसराइल इज स्टिल अ कंट्री, और उसको तो सारे हम्म, ओआईसी कंट्रीज ने अब मतलब सारे मतलब यूएई वगैरह ने अब एक्सेप्टेंस दे दी है। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो कंट्री है वो इंडिया है, उसने एक्सेप्टेंस दे दी है। तो पाकिस्तान के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, G20 देखिए, इफ यू थिंक अगर हम्म, सचमुच पाकिस्तानी कहते हैं कि उनको कश्मीर से मोहब्बत है, दे शुड बी प्राउड कि इंडिया इज टेकिंग सच अ स्टेप फॉर कश्मीर। अब आप टर्की को ही ले लीजिए, आपका होस्ट, आपका दोस्त टर्की, तो जो ओआईसी का मेंबर भी है एंड G20 का भी मेंबर है। टर्की ने कुर्दिस्तान पे जबरदस्ती कब्जा करके रखा है। क्या टर्की कभी सोचेगा कि कुर्दिस्तान के लोगों के लिए कुछ ऐसे करे? अगर आप लोग कहते भी हो कि इंडिया ने जबरदस्ती कश्मीर पे कब्जा किया, जो बात सच नहीं है, लेकिन इंडिया पूरी जी जान से कोशिश कर रहा है कि कश्मीर को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिले, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए हो। एक उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिले, और उस मकसद से G20 को वहां बुलाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, G20 अगर वहां आएगा तो यहाँ की एयरपोर्ट में, यहाँ हम्म, की रोड्स ट्रांसपोर्टेशन में इम्प्रूवमेंट्स लाएंगे। वो एक स्टैंडर्डाइज उसको करेंगे ताकि वहां के लोग आए, यहाँ पे रहें, देखें। होटल्स को अपग्रेड किया जाएगा। ये सारा कुछ कश्मीर के लिए अच्छा नहीं है क्या? अगर सचमुच मोहब्बत है तो ये अच्छी चीजें क्यों नहीं देखती? इनफैक्ट ये देख के आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए टर्की को, क्योंकि कुर्दिस्तान में भी तो मुस्लिम ही है ना, मुसलमान ही है। हम्म, उनको भूल जाते हो आप लोग बड़े कन्वीनियंटली। कुर्दिश को भूल जाते हो, उइगुर्स को भूल जाते हो। खैर, कोई बात नहीं। इनफैक्ट आपको कहना चाहिए चाइना को कि वो जो हान्स प्रोविंस है उइगुरों का, वहां भी ऐसे कुछ करो। वो तो किसी को आने ही नहीं देते अंदर, उइगुर से हम्म। मिलने ही नहीं देते किसी को। तो ये बात तो गलत है ना। तो पाकिस्तान हर बार गलत चीजों में ऑब्जेक्शन क्यों उठाता है, ये मुझे समझ नहीं आता। और कोई अच्छा, कश्मीर क्यों नहीं चाहेगा कि G20 ना हो? जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल। वहां पे बहुत एक तो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलेगा हम्म, कश्मीर को। ऊपर से हर चीज जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से फिर अपग्रेड होने लगेगी नेक्स्ट दिसंबर तक, आने वाले दिसंबर तक। तो ऐसी बहुत चीजें हैं। तो कश्मीरीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वो क्यों कहेंगे कि हमें G20 नहीं चाहिए? वो तो हम्म। हमेशा से दे हैव बीन हॉस्पिटेबल कम्युनिटी, एंड वी हैव ऑलवेज वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हैव न्यू विजिटर्स, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से हो। बिल्कुल। तो हम क्यों कहेंगे भाई कि हमको G20 नहीं चाहिए? इसमें कोई सेंस ही नहीं है। अच्छा, ये ना एक चीज़ और है। कुछ अरसा पहले तक जब 35A और 370 हटाया गया था, तो उस वक़्त पाकिस्तान ये डिमांड करता था कि आप इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को और फलाँ-फलाँ लोगों को आप आने दें कश्मीर के अंदर।
नहीं था। लेकिन अभी क्योंकि अब उसमें सऊदी अरेबिया भी आ रहा है, टर्की भी आ रहा है और चाइना भी आ रहा है। क्यों ये तीनों ऐसे कंट्रीज हैं कि जिनके साथ पाकिस्तान के भी अच्छे ताल्लुकात हैं और यकीनन हिंदुस्तान के भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं इन लोगों के साथ। तो डू यू थिंक, मतलब मैं जाती अपना एक एनालिसिस देना चाहता हूं कि मैं तो कहता हूं कि इनको कह देना चाहिए कि आप जाए वहां पे, लोगों से मिले, आप वहां पे विजिट करें और आप उसके बारे में फिर आप शायद बेहतर सिचुएशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं जो हमारा क्लेम है वो सही होगा या फिर गलत होगा। तो डू यू एग्री विद मी और नॉट? नहीं नहीं, आपका सवाल एक्चुअली क्या था कि पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन है कि वहां सऊदी अरेबिया क्यों जा मैं रहा है, कह रहा हूं कि टर्की? इनको मैं ये कहता हूं कि इन तीनों कंट्रीज को तो आप ये कह देना चाहिए, पाकिस्तान पाकिस्तान को इन तीनों कंट्रीज से कह देना चाहिए कि आप जाएं, वहां के हालात हमें बताएं, बजाय इसके कि इनको ये रोके। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि पहले रोक पाकिस्तान देना हमें, कहता रहा ना कि देखिए किसी देखिए को कोई आने बात नहीं नहीं, दिया जाता, ये मेरा रोक एक्चुअली रोक देना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रोक दीजिए। हम, कश्मीर ऐसी घाटी है, दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पे टूरिज्म के लिए। अब वो 3 कंट्री से नहीं आएंगे लोग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रोक लीजिए। मैं तो कहता हूँ रोक नहीं जाना चाहिए, मतलब नहीं रोकना चाहिए पाकिस्तान को। मेरा ये है कि मैं कहता हूँ इनको आने दे, सऊदी अरेबिया को भी आने दे, क्योंकि वो एक आपको याद होगा ना, मार्च में एक हमारे यहाँ देखिए ओआईसी कश्मीर, हुई थी मैं और इस उसमें पे कहा जा रहा था बोलती, कि हम एक रिपोर्ट बना रहे थे, उस रिपोर्ट बनाने में भी आसानी हो जाएगी। कश्मीर ऐसी घाटी है फकर यूसुफजई साहब, एंड आई एम प्राउड टू से, हमें किसी को ना रोकना पड़ता है ना बुलाना पड़ता है, लोग खुद ही आते हैं। ठीक है ना? जबरदस्त। अगर वो आते हैं ग्रेट। अगर पाकिस्तान ने, देखिए आप कह रहे हैं कि उनको जाने दें और वो हमें बताएं कि वहां हालात कैसे, ठीक है। अगर पाकिस्तान ने अपने बिहेवियर में इंप्रूवमेंट लाया तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ सालों में पाकिस्तान वालों को ही वीजा मिलने लग जाए टू विजिट कश्मीर। बट ये बाज नहीं आते ना अपनी हरकतों से हर बार, मतलब ये इनको पड़ी होती है एक ही चीज की कि ग्लोबली किस तरह से कश्मीर का मुद्दा उठा के इंडिया को बदनाम करो। जब राइट। वो इन हरकतों से बाज आएंगे इंशाल्लाह, जैसे पहले बॉर्डर्स खुले थे फॉर ट्रेड, जैसे पहले बॉर्डर्स खुले थे फॉर ये क्या बोलते हैं, विजिटर्स फॉर वगैरह का आना जाना था। फॉर ट्रेड, फॉर टूरिज्म, आना एग्जैक्टली। जाना मिलना जुलना लोगों का आपस में बीच में, वो बिल्कुल। सब फिर से खुल सकता है। दे कैन ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग वीजा टू कम देमसेल्व्स टू कश्मीर एंड सी, एंड खुद वो देख सकते हैं कि हालात कैसे हैं। राइट। तो अच्छा, यानी कि एक चीज और है, क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमने मतलब इस साल भी सुना और लास्ट ईयर में भी हमने सुना। और एक शायद एक बहुत बड़ी बात है, और सुनने में ये आ रहा था कि काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए लोग राजी हुए थे जब एमबीएस ने भी विजिट किया था, और उसके बाद मोदी जी क्योंकि इस वक्त भी गालिबन यूएई में मौजूद हैं, जर्मनी से वहां चले गए थे। तो ये भी एक इम्पैक्ट हो सकता है कि कश्मीर के लिए शायद मतलब जो कश्मीर के लोग हैं, यकीनन वहां पे मजीद अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो लोकल्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यार दिल्ली में तो हो सकता है हम करते भी हैं, मुंबई में तो हो सकता है हम करते भी है, किसी और शहर में हम करते रहे, लेकिन कश्मीर को फोकस इसीलिए करते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट आसान हो जाएगी, फिर मतलब उनको शायद अपना पैसा इतना नहीं लगाना पड़ेगा, बाकी दुनिया आएगी और वो मतलब क्योंकि G20 बड़े ममालिक है, पैसे वाले लोग हैं और ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक मेन रीजन हो सकता है कि वो यहाँ पे करवाना चाहते हो। बिल्कुल बिल्कुल, G20 इज फॉर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि G20 में वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एग्जैक्टली। G20 के थ्रू वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इनवाइट करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली, वही तो मैंने कहा, इकोनॉमिकली इट इज अ बूस्टर, दूसरा एनवायरमेंटली इट इज अ बूस्टर। वो शायद ये बिकॉज मोदी जी एनवायरमेंट की बहुत बातें करते हैं एंड ही इज क्वाइट पैशनेट अबाउट दैट सब्जेक्ट। तो शायद वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में एनवायरमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, बिकॉज वो एक बहुत ही जरूरी चीज है कश्मीर में। इसी जितना भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो, बट द मेन थिंग इज कि वी हैव टू डू इट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, क्योंकि कश्मीर इज ऑल अबाउट नेचुरल ब्यूटी। तो एग्जैक्टली। उसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हेविली इंडस्ट्रियलाइज करके, या इस तरह की चीजें का, या ये जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसको हेविली हाँ। उसमें इन्वेस्ट करके। वी कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर एनवायरमेंट एंड नेचुरल एनवायरमेंट। ऑलराइट। तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, एंड जिस तरह से इंडिया इस चैलेंजिंग सिचुएशन के साथ डील कर रहा है कि भाई डेवलपमेंट भी चाहिए, एट द सेम टाइम एनवायरमेंट को भी बचाना है, शायद वो ये शोकेस करना चाहते हैं दुनिया को, और ये एक मॉडल बन सकता है दुनिया के लिए। सो आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी।
ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे एक इंसानी दोस्त से बात हो रही थी, तो यही कह रहे थे कि बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं वहाँ पे और जिसकी वजह से एक मसला क्रिएट होता है क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट्स जहाँ पे भी होते हैं, स्पेशली हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो होते हैं, तो हम लोग जाते तो हैं वहाँ पर, एन्जॉय भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा मतलब लिटरिंग कर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे छोड़ आते हैं, प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स और ये सारी चीज़ें। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे भी नीलम वैली है, चक्रूटी सेक्टर के पास बड़े खूबसूरत इलाके हैं, हमारा नारान और कागान है, हिंदुस्तान में भी बहुत शायद सैकड़ों जगह ऐसी हैं। तो ये एक एक मतलब मेन मसला है क्योंकि टूरिस्ट जहाँ पे जाता है फिर वो करता है और हम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जितना मर्ज़ी हम इसको डिनाई करें लेकिन हम इसमें सबसे आगे नहीं, हैं। यहाँ पे देखिए स्वच्छ भारत मिशन जब से शुरू हुआ है, हुँ, मैं आपको बोल दूँ एक ज़माना था मतलब 1-2 साल पहले की बात आप कर लें, इट वाज़ नंबर 108 अ, फिल्थिएस्ट सिटी इन इंडिया मतलब क्लीनेस्ट सिटीज़ इन इंडिया में 108 पे था कौन-सा? श्रीनगर। हुँ, हम सिर्फ श्रीनगर की बात करें। पिछले साल वो 34th पोज़ीशन पे है, उसको अवार्ड मिला है। जी, स्वच्छ भारत अभियान को यहाँ पे लोगों ने इतना सीरियसली लिया है कि गाँव-गाँव में जो बच्चे हैं वो निकलते हैं महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार सब निकलते हैं ग्रुप्स बना के और पूरा जो उनके एरियाज़ की जो ये प्लास्टिक्स उठाना, लोगों को अवेयर करना, भई यहाँ प्लास्टिक्स मत फेंको या ये नहीं करो, रिवर्स को बचाना, रिवर्स की क्लीनिंग करना, ज़बरदस्त। ड्रेन्स को कवर करना, ये सारा कुछ जो है हर एक गाँव गाँव में लोगों ने खुद अपने ऊपर लिया है और वो घसीटते हैं म्युनिसिपैलिटी वालों को अगर उन्होंने काम ठीक से नहीं किया तो। दे मेक अ ज़बरदस्त। बिग मुद्दा आउट ऑफ इट कि भाई यहाँ पे पानी गंदा आ रहा है, यहाँ पे साफ करो, ये हुँ, करो। यहाँ पे अब लोग अब इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करते बिकॉज़ स्वच्छ भारत अभियान को उन्होंने बहुत सीरियसली ले लिया है। तो ये एक चीज़ है अगर आप देखेंगे कि 2-3 साल पहले कश्मीर कैसे हुआ करता था जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल श्रीनगर से आप हाईवे लेके जाएँगे गुलमर्ग तक या जी, पहलगाम तक, आप हाईवे के बीच में दोनों साइड पे आप जा रहे हैं हाईवे से दोनों साइड पे आपको सिर्फ कचरा, कूड़ा, ट्रैश, थैलियाँ ये सब दिखती थी, प्लास्टिक्स। लेकिन ओके, अब आप देखिए ज़मीन-आसमान का फ़र्क है 2 साल पहले और आज में। सो इट has become so clean and ओके, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स लुकिंग नाइस। सो मतलब लोगों ने अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ले ओके ली है। फाइन। बहुत बहुत अच्छी बात है और क्योंकि मैं खुद यहाँ पे पाकिस्तान में एनवायरनमेंट जो मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनाइज़ेशन है उनके साथ वॉलंटियरली मैं पिछले 5 सालों से काम करता हूँ और इन चीज़ों के ऊपर बड़ा कंसर्न रहता हूँ, पानी के हवाले से हो या फिर इस तरह की चीज़ों के हवाले से हो, ट्रीज़ के हवाले से हो, यानी ग्रीनरी के हवाले से काफ़ी कोशिश हम लोग भी कर रहे होते हैं लेकिन इस साल आग ने हमारी क्योंकि बहुत सारे जंगलों को जला के रख दिया, इस्लामाबाद के बहुत सारे मरगला हिल्स को और मरी उस दिन मैं गया था, वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली बहुत पुराने जो फ़ॉरेस्ट थे वो जले हैं। ख़ैर यानी जी एक चीज़ और है अमरनाथ यात्रा शायद होने वाली है, कश्मीर में होती है, बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं। लेकिन जो उदयपुर का वाक़या हुआ, अभी एक अनफॉर्चुनेट वाक़या है, मेरे ख़्याल में उसको किसी किस्म की सपोर्ट कोई भी इंसानों में कहता वो जो भी रिलिजन को फ़ॉलो करता है या जो भी करता है, नहीं ये मत करना बोलिए चाहिए। आई विल स्टॉप यू हियर ये मत बोलिए कोई सपोर्ट नहीं करता। नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं उसके करना लिए चाहिए, कर रहा है, कर रहा है। लोग कर रहे हैं तो ये हुआ है। मैं ये नहीं सारी कहता, मैं चीज़ें रहे करना नहीं लेकिन चाहिए। अब वो क्या हो रहा है पता है क्या? हिपोक्रेसी देखो कैसे सामने आ रही है। हुँ, कुछ दिन पहले सर तन से जुदा नारे लगा रहे थे। हाँ, आज जब किसी बेवकूफ ने जाके किसी जल्लाद ने जाके सचमुच ही कर दिया, आज कह रहे हैं नहीं, नहीं इसको कोई नहीं सपोर्ट करता, इसको कोई नहीं एंडोर्स करता। तो क्यों हुँ, नारे लगा रहे थे सर तन से जुदा? और ये नारा किसने बनाया? ये जी, क्या हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था हुँ, कि सर तन से जुदा कर देना किसी का भी अगर उसने अल्लाह पाक की गुस्ताखी की या मेरी शान में बिल्कुल, गुस्ताखी की, कभी उन्होंने बोला था ऐसे? नो, ये कौन खुद की मर्ज़ी से एक तो देखिए इसके 2 इम्पैक्ट्स हैं। जी, जी, एक तो ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। दूसरा ये इंसानियत को बदनाम कर रहे हैं। ये जो जिस तरह की दहशतगर्दी कर रहे हैं, देखिए इट इज़ क्लियर कि इंडिया में आप ऑपोज़िशन कह लें या फॉरेन पावर्स हुँ, कह लें, उन्होंने बहुत कोशिश की है कि हिंदुइज़्म को एक मुद्दा बना के, हिंदुइज़्म को एक एंटी मुस्लिम मुद्दा बना के, एक सनातन धर्म है हिंदुइज़्म का, जी, व्हिच बिलीव्स इन पीस, व्हिच बिलीव्स इन शांति, अमन, त्याग, बलिदान, प्रेम, उसको एक किसी ना किसी तरह से ट्विस्ट करके उसको बना दे एंटी मुस्लिम। बिकॉज़ ये चीज़ तो सबको पता है, चाहे किसी ने कुरान ठीक से पढ़ा हो, चाहे किसी ने हदीसें ठीक से पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो। एक चीज़ तो सबको पता है, एक मुसलमान
किसी पे हमला नहीं कर सकता, वो सबसे बड़ा कुबेर है। वो कहते हैं ना एग्जैक्टली, बहुत ही ग्रेव सिन है किसी को हलाक कर देना। एग्जैक्ट, The एग्जैक्ट। only time that a Muslim can actually attack is when he is being attacked not once but several times. So to save himself or his family or to protect somebody, he can attack in retaliation only. He cannot attack. सिर्फ रिटेलिएट कर सकता है, अटैक नहीं। अब इनको दिखाना है ना कि एब्सोल्युटली, भाई हम रिटेलिएट कर रहे हैं, ये सब दहशतगर्दी करके हम एक्चुअली हम दहशतगर्द नहीं, हम रिटेलिएटर्स हैं, उनको दिखाना है ना। तो पहले इन्होंने इन्होंने जो किया, एक अच्छा सा नैरेटिव सेट किया कि भाई हिंदूज जो है वो एंटी मुस्लिम है। तो इस नैरेटिव सेटिंग में वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, चाहे आप सोशल मीडिया पे बोले, चाहे आप कहीं भी बोल लें, पाकिस्तान टेलीविजन पे, पाकिस्तान न्यूज पे, या ये कुछ ओआईसी कंट्रीज हैं जैसे मलेशिया, टर्की, जो चाहते हैं कि वो कैलिफेट बन जाए, और कुछ चाइना जैसी कंट्रीज हैं जो इंडिया को इकोनॉमिकली वीक करना चाहती हैं, तो इस वजह से एक मुस्लिम मुद्दा भी उठाते हैं। तो ऐसे और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे यूएसए वगैरह, जो आप तो जानते हैं कि ये वेपन सेल में सबसे ज्यादा पैसा इनको वेपन सेल से मिलता है। वो तो बिल्कुल, चाहते हैं कि सब बिल्कुल, कॉन्टिनेंट में हमेशा जो है कॉन्फ्लिक्ट बना रहे, एक जोन, चाहे वो अफगानिस्तान हो, कहीं भी हो, या मिडिल ईस्ट में, या इंडियन जी, सब कॉन्टिनेंट में कॉन्फ्लिक्ट बना रहे रिलीजन को लेके, ताकि इनकी वेपन सेल होते रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं। और जो मेरे हिंदू भाई बहन है वो अकेले लड़ रहे हैं इन सब चीजों से, जैसे जूस लड़े थे, जैसे जैसे इसराइली लड़े थे। and I am very proud of them कि how they are fighting that. I'm very proud of them and I am very dejected कि क्यों, जैसे ये उदयपुर का जो वाकया हुआ उसके बाद दो बंदे, मैं उनको शैतान की औलादे कहूंगी, दज्जल कहूंगी, सामने आके वीडियो भी बनाते हैं। यू इमेजिन, वो वीडियो भी बनाते हैं और बोलते हैं कि हमने अल्लाह के लिए ये किया, हम उनके लिए जीते, उनके लिए। हाउ डेयर उनके मुंह से अल्लाह का नाम कैसे निकला? इसके लिए कोई प्रोटेस्ट कैसे क्यों नहीं करता कि भाई ऐसे शैतान अगर अल्लाह का नाम लेने लगे, हजरत रसूल का नाम बिल्कुल, लेने लगे, नबी बिल्कुल, पाक का, हमारी बिल्कुल। रिलीजन का क्या होगा? फिर हमारे ईमान का क्या हो जाएगा? अगर ऐसे शैतान सामने आके बोलेंगे हम हाँ, मुसलमान हैं और हम इस्लाम के नाम पे ये कर रहे हैं, हमारी जो इज्जत है ना मुसलमानों की, खाक में मिल जाएगी अगर हमने इसके खिलाफ अगर नारे नहीं लगाए। नहीं, ये ये हाउ याना डेयर। जी बिल्कुल, ये आपकी बात में मैं आपसे 110% मैं आपसे एग्री करता हूं कि जब तक हम इन चीजों को बुरा नहीं कहेंगे, गलत नहीं कहेंगे, जितना हम रोक सकते हैं, अगर हम किसी का हाथ रोक सकते हैं तो हाथ से हमें रोक देना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट बुरा तो कहना चाहिए, सपोर्ट तो कम से कम नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। ये मेरे ख्याल में हम बेशक पाकिस्तान में रहने वाले हों, हिंदुस्तान में रहने वाले हो, या अमेरिका में रहने वाले हो, या कहीं और रहने वाले हो, अगर हमने इस चीज की सपोर्ट नहीं छोड़ी तो यकीन करें कि ये मसला जो है ना, मतलब ये बहुत खतरनाक हद तक जा सकता है। एक इंसान की जान जिस तरीके से ली गई, क्यों? मैं आपको एक सिंपल चीज बताती हूँ, यू आर ऑल्सो मुस्लिम, आई एम ऑल्सो जी, मुस्लिम। चलो फॉरगेट मुस्लिम, जस्ट थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज ह्यूमन बीइंग्स। एज ए हम ह्यूमन, जिससे बिल्कुल, प्यार करते हैं, हम जिससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, क्या उसकी बदनामी हम सह सकते हैं? क्या नहीं, उसकी बिल्कुल उसकी नहीं, बेइज्जती हम सह सकते हैं? नो, नहीं। आज इस्लाम की बेइज्जती हो रही है, इन इन एग्जैक्ट, टेररिस्ट की वजह से इस्लाम की बेइज्जती हो रही है, और हम एज मुस्लिम्स चुप हैं। एग्जैक्टली, इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है और हम एज मुस्लिम्स चुप हैं। हम सिर्फ सर तन से जुड़ा तब बोलेंगे जब कोई नुपुर शर्मा आके कुछ बक देती है डिबेट पे। उनके बकने से थोड़ी ना प्रॉफिट मोहम्मद की शान में कोई गुस्ताखी बिल्कुल, आएगी। वो एग्रीड, क्या इतने छोटे एग्रीड, शख्स थे कि एक नुपुर शर्मा के बक देने से कुछ होगा? मगर जो एग्रीड, ये इंसानियत को हलाक कर रहे हैं, जो ये टेररिस्ट उदयपुर वाले और ऐसे कई ज्यादा सारे टेररिस्ट जो इंसानियत को हलाक करते हैं इस्लाम के नाम पे, वो इस्लाम की इज्जत खाक में मिला रहे, तबाह कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कुछ क्यों नहीं बोलते? मतलब हम ना अल्लाह पाक से प्यार करते हैं, ना यस, हम हजरत रसूल से मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। एक्चुअली इनकी इज्जत खाक में इनकी वजह से मिल रही है। अच्छा, तो ये याना चीज जी, है जो हिपोक्रेसी हमें एड्रेस करनी चाहिए। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन ये मैंने जब अभी कुछ वीडियो जो आपने सरतन से जुदा वाली, यकीन करें मैंने, मुझे नहीं पता हिंदुस्तान के किस इलाके की थी, लेकिन मस्जिद के बाहर बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी, और वहां पे मतलब जो टीएलपी वाले, यहाँ पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले जो नारे लगाते हैं, वही नारे वो लोग वहां पे लगा रहे थे। मुझे नहीं पता वो दिल्ली में था या किसी और हिंदुस्तान का शहर था। मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात के ऊपर कि यार, मतलब एक चीज मैं उसको यहाँ पे भी गलत कहता आ रहा हूं और आज भी गलत कहता हूं। उन्होंने जो कुछ पिछले 4-5 सालों में हम लोगों के साथ किया,
वो पाकिस्तान में रहते हैं और जो कुछ उन लोगों ने हमारे साथ किया उसको मैं पहले भी कहता था, हालांकि लोग मुझे बहुत गालियां भी इस बात के ऊपर देते हैं। मैंने कहा ये यहाँ पे भी गलत है और ये वहां पे भी गलत है। क्यों इसके ऊपर एक प्रॉपर तरीकाकार नहीं अपनाया जाता? मैं ये कहता हूं कि हम रिलीजन को, किसी के रिलीजन को गाली देकर, वो हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, या जीविज्म हो, या मुस्लिम हो, हम क्यों इससे हटकर बात नहीं करते? ये हम क्यों नहीं मतलब वो शुरू करते? और टेररिज्म जो शायद अब है, करना पड़ेगा। टेररिज्म करके सबसे बड़ी गाली तो वो इस्लाम को ही देते हैं। बिल्कुल। इसके एग्री। इस्लाम के नाम पे टेररिज्म करके सबसे बड़ी गाली, आप छोड़िए वो जो गाली हिंदुइज्म को देते हैं, सबसे बड़ी गाली वो इस्लाम को दे रहे हैं। एग्जैक्टली। मुझे ऐसे लगता है, और हम इसको कंडेम नहीं करते, वो भी उनके साथ मिले हुए इनडायरेक्टली, क्योंकि पार्टनर है, पार्टनर इन क्राइम कह सकते हैं आप उन्हीं उनको। को अपील करने के लिए, उन्हीं को जो सर तन से जुदा बोल रहे थे अपने मुंह से, हाँ, उन्होंने चाहे हाँ। चाकू छुरी या गन नहीं उठाई होगी, उन्होंने सिर्फ मुंह से बोला होगा सर तन से, लेकिन उन्हीं को अपीस करने के लिए तो ऐसे लोग ऐसे काम करते हैं। उन्हीं को अपीस करने के लिए हिंदुओं को हलाक किया जाता यस, है। यस, यू आर राइट। तो जिनको अपीस करने के लिए किया जाता है वो सबसे बड़े गुनहगार है, उसके बाद ये मर्डरर्स मेरे अच्छा, हिसाब ये ना, अच्छा, अमरनाथ यात्रा आ रही है कश्मीर के अंदर, तो वहां पे मैं कहता हूं कभी ना हो किसी भी इंसान का मतलब मैं कहता हूं किसी भी इंसान को हर्ट करना मतलब नहीं अलाउ और ना करना चाहिए, एज ह्यूमन कह रहा हूं। तो अमरनाथ यात्रा क्योंकि वहां पे एक मैं ये नहीं कहता, कश्मीरी लोग काफी एक पुरअमन किस्म के, पीसफुल किस्म के लोग हैं। मुस्लिम से हटकर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कश्मीरी, क्योंकि यहाँ पे भी हम देखते हैं, वहां पे भी देखा हुआ है। तो कोई इस किस्म की चीज का वहां की, क्योंकि एजेंसीज भी काम कर रही होती, सारे लोग काम कर रहे होते हैं, खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाकया तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि लाजमी सी बात है, पूरे हिंदुस्तान से या शायद पूरी दुनिया से जो यात्रा करने के लिए लोग मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं। देखिए, वैसे तो सो कॉल्ड मुजाहिदीन, मुझे तो उनको शर्म आती है मुजाहिदीन बोलते हुए। ये सारे जो वर्ड्स हैं, इस्लामिक वर्ड्स को इन्होंने इतनी गलत तरीके से यूज किया। खैर, ये सारे जो टेररिस्ट हैं, ये इन्होंने पहले वादा किया था कि हम कभी किसी पिलग्रिम को टच नहीं करेंगे, किसी टूरिस्ट को टच नहीं करेंगे। मगर आपको पता है 2017 में क्या हुआ था? बस भर के जो बेचारे पिलग्रिम्स आए थे, उसको अटैक किया गया था, आपको पता होगा। तो जी। अब चांस नहीं ले सकते, क्योंकि इनका कोई ये जो टेररिस्ट होते हैं, ये बेसिकली इंसानियत के खिलाफ होते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं होता, ये कब किसको अटैक कर दे। हम्म। जो बेचारे अमरनाथ यात्रा पे आते हैं, वो अपनी भक्ति से आते हैं, अपनी ईमान से आते हैं, और बीच में कुछ हो जाए, वो खुद तो अपने आप को ये सोच के वो मर जाएंगे कि ठीक है, देवी माँ का बुलावा आ गया, हमें मरना था उस दिन। लेकिन ये सही नहीं होगा ना इंसानियत के लिए। एग्री। तो बिल्कुल। सिक्योरिटी जो है बहुत जरूरी है वहां पे, और मुझे खुशी है कि इट इज नॉट ओनली सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें वहां पे उन्होंने तब्दील की हैं, बहुत सारी अपलिफ्टमेंट्स की हैं, अपग्रेडेशंस की हैं। जो होते हैं वो मोबाइल टॉयलेट्स ओके। और ये सारी चीजें, साफ सुथरा जगह को साफ सुथरा रखने की भी कोशिशें वहां पे जारी हैं। ओके। और जो पिलग्रिम्स हैं उनके लिए, मतलब उनको जगह जगह पे रिफ्रेशमेंट्स का बंदोबस्त, पानी वगैरह, ये सारी चीजें फैसिलिटेट किया जाता है। फैसिलिटेट काफी कुछ किया जा रहा है। तो इस बार अमरनाथ यात्रा क्यों, और एक और चीज ये है कि बिकॉज ऑफ कोविड वगैरह पिलग्रिम्स आ नहीं रहे थे, तो अब क्या है कि हाँ। हाँ, बहुत कुछ खुल गया है। तो इस वजह से क्या है, इस बार एक्सपेक्टेड फुटफॉल ऑफ पिलग्रिम्स ज्यादा भी है एज हम्म। कंपेयर टू लास्ट फ्यू इयर्स। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो है, गवर्नमेंट ने वहां पे सिक्योरिटी भी अपलिफ्ट की है, और दूसरी फैसिलिटीज को भी अपलिफ्ट किया है। अच्छा, याना जी, एक तो क्योंकि आप कहीं और है, आपने जाना भी है, एक लास्ट क्वेश्चन है। अभी मैं एक पढ़ रहा था, बल्कि आपका एक जो ग्रुप चलाती हैं, उसी में आपके यहाँ से एक न्यूज़ कश्मीर का जो काफ़ी सारी मुझे खबरें उधर से मिल जाती है, बल्कि मेरे व्हाट्सएप पे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देख रहा होता हूँ, बहुत सारे पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक किया गया, गालिबन पाकिस्तान एम्बेसी और ये सारी चीज़ें। क्या मतलब मैं इस वजह से, एज ए पाकिस्तानी, ये सवाल मेरा नहीं है, ये मेरा इंडिपेंडेंट सवाल है, एज ए जर्नलिस्ट आपसे पूछ रहा हूँ कि ये दुरुस्त है हम करते हो, या हिंदुस्तान करता हो, या कोई और करता हो? कि अगर कोई मतलब आपकी बात है, मैं आपकी बात से डिसएग्री कर सकता हूँ,
लेकिन डिसएग्रीमेंट का ये मतलब नहीं है कि खुदा न खास्ता मैं किसी को हर्ट करना शुरू कर दूं, ये मुझे ना कोई लॉ अलाउ करता है ना कोई और चीज अलाउ करती है। लेकिन बात करने की इजाजत शायद यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड और इसमें है कि हम कर सकते हैं, आप कर सकती हैं, मैं कर सकता हूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। मैं आपको इस पे फोर्स नहीं कर सकता कि आप कहें कि नहीं जी पाकिस्तान की सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, हिंदुस्तान की सारी चीजें खराब है, या हिंदुस्तान की सारी चीजें अच्छी है, पाकिस्तान की सारी चीजें खराब है। ये असल चीज है, और मैं कहा डेमोक्रेसी होती भी यही है। क्या वजूहात है इस चीज के पहली पीछे? बात तो डेमोक्रेसी की दुहाई देने वाले अमेरिकन के मुंह पे तो थप्पड़ मारिए आप। उनको पूछिए कि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को क्यों बंद किया। पहले तो उनको ये पूछिए। ठीक है। और दूसरा मैं बता दूं कि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था, हाँ हाँ नैरेटिव जो चला रहे हैं, एक जी नफरत का नैरेटिव, वो जरूरी, उनको रोकना जरूरी है, क्योंकि जब उनको नहीं रोका जाएगा, जब वो नैरेटिव प्रोवाइड करेंगे, तभी जो गुंडे हैं, जो यहाँ के जो खुद को मुसलमान बोलते हैं, जो शैतान के बच्चे हैं यहाँ पे, वो हम्म, क्या करेंगे? उनके हाथ में तलवार तब आएगी ना, जब उनको एक रीजन दिया जाएगा रिटेलिएट करने का। अगर वो ऐसे ही चलेंगे, वैसे तो दे आर किलर्स, वो दहशतगर्द है, उनको बस मारना है। हम्म, लेकिन उसको सैंक्टिफाई करने के लिए नैरेटिव कौन दे रहा है कि भाई आप मार नहीं रहे हो, आप तो रिटेलिएट कर रहे हो। वो नैरेटिव यही ट्विटर हैंडल्स दे रहे थे उनको। ओके एक वजह हिंदुओं को मारने की, एक वजह इंडिया में आग लगाने की, एक वजह ठीक इंडिया में जो है नफरत फैलाने की, रेस्टलेसनेस फैलाने की, हम्म, वायलेंस फैलाने की, एक वजह यही लोग आराम से अपने एसी ऑफिस में बैठ के ट्विटर पे ये नैरेटिव वो उनको प्रोवाइड कर रहे थे, एक वजह प्रोवाइड कर रहे थे। हम्म, तो इसीलिए ओके उनका बंद होना जरूरी। मेरे ख्याल से कोई भी कंट्री अगर अपने देश के अंदर अमन और शांति के लिए ऐसे कदम उठाती है, तो ये बहुत जरूरी है। हमें, हमारे पास हमारे खुद के जर्नलिस्ट हैं, राना अयूब जैसे लोग हैं, अभी भी जिंदा हैं, छुट्टियों पे जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अपने फोटोज लगाते हैं सोशल मीडिया पे, और हर दूसरे तीसरे मिनट पे इंडिया को गाली देते हैं, लेकिन वो खुले और फ्री घूम रहे हैं। मैं अच्छा आपको बता दूं, जुबेर को भी जो पकड़ा है, वो इसलिए, हाँ, इट्स नॉट ओनली रिलीजियस सेंटिमेंट्स, उसकी वजह से एक छोटी सी माइनर बच्ची को रेप थ्रेट्स मिले हैं। उसने ऐसी कई हरकतें की है जिससे लोगों को दिक्कतें और तकलीफें हुई है। और उसके ऊपर 3-4 एफआईआर अलग अलग जगहों से, अलग अलग था, गाजियाबाद में एक, दिल्ली में एक, इधर एक उधर एक, ऐसे चल रहे थे। आप समझो इस बात को। जिनको भी उठाया गया है जर्नलिज्म, या जस्ट बिकॉज वो सहाफी है उसके लिए नहीं उठाया गया। यहाँ पे तो इंडिया को भी खुले में गाली देने का हक है लोगों को, और वो देते भी हैं। उस वजह से नहीं उठाते, जस्ट बिकॉज किसी ने बीजेपी के खिलाफ बोल दिया या किसी ने, उस वजह से नहीं उठाते। अगर उन्होंने सचमुच कोई ऐसा काम किया है जिससे सिविलियंस को तकलीफ पड़ी है, तकलीफ पहुंची है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर के रेडार में आ जाता है, वो चाहे मैं क्यों ना हूं। आई कांट हियर यू।